नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 6 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का यह पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू हल करेंगे। ज्योग्राफी के कैसे सवाल भाई, तो जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए जो कॉन्सेप्चुअल होंगे उसके सवालों को हल करेंगे। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट होंगे और लगभग में हर टॉपिक को हम लोग टच करेंगे इस एमसीक्यू के दौरान, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से बीपीएससी ने डाला ही नहीं है अभी। लिंक तो डाला है लेकिन उस पर कुछ भी ओपन नहीं होता है। जब आप क्लिक करते हो तो कुछ भी डाउनलोड नहीं होता है। तो कृपया परेशान ना हो, थोड़ा सा स्थिरता दिखाएं, परेशान ना हो। एक बार आपने ओपन किया नहीं हुआ, क्या हो गया? 13 तारीख को एग्ज़ाम है, आज तो 6 तारीख ही है। आज के ठीक एक सप्ताह बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा, अगले सैटरडे को। तो कल डाउनलोड कर लेना आप, आज शाम को एक और ट्राई करना, आराम से पढ़िए। इस तरह से उत्सुकता दिखाना इन चीज़ों के लिए सही नहीं होता है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, समय पर मिल जाएगा आपको और सब कुछ पता भी चल जाएगा। तो इसलिए उसको लेकर परेशान ना हो। अभी बीपीएससी ने मेरे हिसाब से डाला ही नहीं है, आज डाल देगा। आज दोपहर के बाद एक बार करके देखिएगा, नहीं तो रात को देखिएगा, शायद ओपन हो जाए। शुरू करते हैं एमसीक्यू को। एक सप्ताह लास्ट का बचा हुआ है, लास्ट 1 वीक है। अगले सैटरडे को आपका परीक्षा रहेगा। जो आपने मेहनत किया है सालों भर उसका परीक्षा रहेगा और एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रखना है दिमाग में अभी से। क्वेश्चन किस तरह का आएगा, किस तरह का, नथिंग। सिलेबस आपने पढ़ा है, पूरा कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है। बस मेरा काम यही है, मेरा काम पेपर सेट करना नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है लास्ट के 1 वीक में। पहला सवाल देखिए क्या है, और 69 बीपीएससी प्रीलिम का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था उस दौरान। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है, द प्रोसेस देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वह क्या कहलाती है। दरअसल में क्रस्ट जो ऊपरी परत होती है, इसका जो निर्माण होता है तो उसका पूछा जा रहा है। वह प्रक्रिया जो नई लगातार परत जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है, तो सागर नितल प्रसनल कहा जाता है, उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा होगा आपने, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा, प्लेट कैसे एक दूसरे से टूटती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं, सागर के तल कैसे फैलते हैं, कैसे एक दूसरे से टकराने के बाद सिकुड़ते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। उसी में से एक सवाल पूछा गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा। सागर नितल प्रसरण वह प्रक्रिया है जहाँ पुरानी परत विपरीत दिशाओं में खिंचती है, अर्थात एक परत ये है तो ये इधर और इधर खींचेंगी, जिसमें मैग्मा दरार के ऊपर में उठ जाता है। नीचे दुर्बल मंडल से क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा और मैग्मा बाहर होकर क्या क्या करेगा भाई, ठंडा हो जाएगा वहाँ पर, जिससे नई परत का निर्माण होगा। इसी को कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको कहा जाता है। ठंडा समुद्री पानी मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे क्या होगा, एक नई परत का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया की परिकल्पना 1960 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी एच.एस. ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पर चलते हैं कि वह सिद्धांत, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो कहता है कि पृथ्वी की पपरी टुकड़े निरंतर धीमी गति में रहते हैं और मेंटल में होने वाली हलचल से प्रेरित होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी की परत है वो हमेशा ही, अभी भी जब हम बैठे हुए हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, तब भी हम जिस प्लेट पर हैं वो प्लेट गतिमान है, गतिशील है और वो एक दूसरे की दिशाओं में बढ़ते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आज से लाखों वर्षों के पश्चात भारत और बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा भाई? क्योंकि अफ्रीका जो आप देखते हैं तो यहाँ से ये जो रीजन है अफ्रीका का, वो टूटकर अलग हो जाएगा। और ये जो मैंने लाइन खींची है इसमें समुद्र का पानी आ जाएगा और ये हिस्सा जो है ये टूट करके अलग हो जाएगा और धीरे धीरे ये हिस्सा आकर के भारत के जो पश्चिमी तट हैं उनसे जुड़ जाएंगे। जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अगर सही माने तो ये निश्चित तौर पर ये घटना होगी, आज नहीं करोड़ों वर्षों के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, ये तय है। तो ये भी क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि प्लेट हमेशा ही गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं। दुर्बल मंडल के ऊपर में स्थल मंडल जो है यह तैर रहा होता है। तो ये क्या है भाई, ये कौन सा सिद्धांत है, किसके कारण से ये सब कुछ होता है? तो इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, जिसके तहत दुर्बल मंडल के ऊपर में जो बड़ी प्लेटें हैं अथवा गौण प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें, वो हमेशा ही गतिशील रहते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा।
और क्यों होती है गतिशील भाई? तो संवहन धाराओं के कारण से संचालित होते रहते हैं। अगला सवाल है कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में भारतीय जल क्षेत्र में सुंची रीफ, ओमिसोल्स, ग्रेड द्वीप जहाज के अवशेषों की खोज की गई है। ये करंट बेस्ड सवाल है गुरु, इसका आंसर क्या हो जाए, कहाँ पर यह खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे ही अगर आपको पता हो तो ये जो है ग्रेड द्वीप, ये फेमस द्वीप है टूरिज्म वगैरह के लिए भी। तो ये कहाँ पर है? ये गोवा के तट के समीप में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है गंगा डॉल्फिन के बारे में 4 स्टेटमेंट पूछा गया था कि भाई कौन सा सही होगा या कौन सा गलत। देख लेते सबसे पहले तो क्या पूछा गया है, सही कथन पूछा गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सही, ठीक है। पहला क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एंडेंजर्ड के रूप में। इसमें क्रिस्टलीय नेत्र नहीं होते हैं जिससे यह प्रभावी रूप से अंधा हो जाता है, बिल्कुल सही है। या नेत्रहीन होता है, देख नहीं सकता है, इसीलिए यह सोनार का उपयोग करता है, साउंड का उपयोग करता है दिशा का पता लगाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, लेकिन यही कमजोरी भी साबित हो जाता है जिसके कारण इसका शिकार हो जाता है। इसके द्वारा नेविगेशन और शिकार के इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती हैं। कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। ये पूछा जा रहा है एक समय ऐसा था जब ये दोनों तट जो थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि भाई घाना जो है अफ्रीका के तट पर, वहाँ पर हमें सोना मिलता है और ब्राज़ील में हमें सोना मिलता है। एक ही टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक ही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला टॉपिक ही है, महाद्वीप विस्थापन का जो सिद्धांत है उसी से यह सवाल पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला निम्न से कौन सा समुद्री जीव समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव वाले 21 द्वीप शामिल हैं। और ये सवाल जो है 68 और 69 में दोनों में रिपीट किया गया, एज इट इज वही सवाल डिटो कॉपी पेस्ट किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित थिम्पू भूटान एक स्थानीय समय क्या है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोपहर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तो भूटान जो है जो उससे पूर्व में है, 90 डिग्री पूर्व में है, तो वहाँ पर समय क्या हो रहा होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, भूटान का समय पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अंतर है और प्रत्येक डिग्री के अंतर में 4 मिनट के समय का फर्क होता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा, अर्थात 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ पर समय पूरा नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है भाई कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, कहाँ पर? तो ग्रीनविच पर, और ग्रीनविच के पूर्व में है हम, अर्थात हमारे यहाँ का समय 6 घंटे आगे होगा, भूटान का समय उससे 6 घंटे आगे होगा। अर्थात अगर वहाँ पर दोपहर बज रहे हैं तो यहाँ पर 6 घंटे अर्थात शाम के 6 बज रहे होंगे, सायं 6 बजे हो रहा होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल इनमें से कौन सा कथन सही है? अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार आरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, धारावार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्रक जो है ये कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा झारखंड पता ही होगा आपको, अब्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है यह। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि भारत के अब्रक की राजधानी के रूप में भी इसको कहा जाता है। कुडप्पा श्रृंखला की चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा और निकल जैसे अयस्क पाए जाते हैं। यह कर्नाटक और आंध्र का इलाका हो गया। पेट्रोलियम कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन असम, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, जबकि आरावली में तांबा और जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम आरावली में हमें देखने को नहीं मिलता है। प्राकृतिक गैस तलछटी घाटियों में पाई जाती है। धारावार प्रणाली मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा जैसे खनिज पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जो हैं 69 बीपीएससी में ज्योग्राफी का स्तर सबसे बेहतर था। उससे अच्छे सवाल ज्योग्राफी में अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछे हैं। उससे अच्छे सवाल दरअसल में किसी भी सब्जेक्ट में बीपीएससी ने अभी तक नहीं पूछे हैं। 69 का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग था। तो
इस प्रकार का सवाल अगर 71 में पूछता है तो आश्चर्य में नहीं होना चाहिए भाई, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि हाँ इस तरह का भी पूछ सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतर पर खींचे गए अक्षांश पूछ रहा है। यह ग्लोब बना लिया हमने, ये 0 डिग्री हो गया। 1 डिग्री के अंतर पर पूछ रहा है अक्षांश, तो यहाँ से लेकर के 90 डिग्री तक 89 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। कितने अक्षांश हैं ये पूछा जा रहा है, तो 89 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि 90 डिग्री जो है नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये दोनों डॉट होते हैं, बिंदु होता है, रेखा नहीं होता है, रेखा नहीं होता है। पूछा जा रहा है कितने अक्षांश होंगे, तो 89 ऊपर होंगे, 89 नीचे होंगे, अर्थात कितने हो गए, तो 178 हो गए, और प्लस 0 डिग्री एक हो गया, तो 179 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए। समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? ये अगर इंडिया है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भाई, तो मित्र पर गमछा झार, जो अलग अलग आपको राज्य मिल जाते हैं जिसमें मित्र अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, इसी प्रकार से पूरा निकलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड सारे ही आते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बघेलखंड का इलाका होगा। मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्व है, जो मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है, और उसको अगर नीचे खींचेंगे तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के रीजन से भी गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बघेलखंड हो जाएगा। पर्टिकुलर उसमें भी अगर जगह पूछा जाए तो सूरजपुर छत्तीसगढ़ का इलाका है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मालवा, तो मालवा कहाँ पर हो गया, तो ये रीजन है एमपी गुजरात का, ये वाला रीजन है मालवा जिसको कहा जाता है। बुंदेलखंड तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? क्यों यह सवाल पूछा गया था, क्योंकि 69th बीपीएससी जिस साल में हुआ है उस साल उत्तराखंड हिमाचल में भारी तबाही देखी गई थी बाढ़ के कारण से, और इस बार भी देखी जा रही है। तो आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि अगर वहाँ के किसी जिले के बारे में या वहाँ के सीमा के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ लेता है तो, क्योंकि चर्चा में है पिछले 3-4 महीनों से ये दोनों राज्य, क्योंकि बहुत भारी तबाही वहाँ पर हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है, तो अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, तो आपको पता होगा चमोली और उत्तरकाशी ये उत्तर के, उत्तराखंड में भी उत्तर के अर्थात तिब्बत के साथ सीमा लगने वाले इलाके हैं। अल्मोड़ा जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कुमाऊं रीजन में पड़ते हैं। उत्तराखंड में 2 रीजन है, ये उत्तराखंड का इसी प्रकार से मैप है। इसको कहा जाता है गढ़वाल रीजन, गढ़वाल कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कुमाऊं रीजन। कुमाऊं 2 ही वहाँ पर रीजन है, 2 ही वहाँ पर प्रमंडल बनाए गए, 2 ही कमिश्नरी बनाया गया है। तो इसको याद रख सकते हैं, यहीं पर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है अल नीनो धारा कहाँ पर बहती है? अल नीनो धारा कहाँ पर बहती है, तो पता होगा ये प्रशांत महासागर में बहती है, चिली के समीप बहती है। तो इसका आंसर ए सी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। अलग अलग छोटे छोटे सल्तनत जो है उन्होंने मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात बनाया। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त का तात्पर्य होता है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के एक देश का निर्माण किया, तो उसी को संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है उनके अमीरात कौन कौन से हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। कुवैत लिखा हुआ है तो कुवैत तो देश हो गया, कुवैत तो देश हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर रियाद लिखा हुआ ये भी नहीं है यहाँ। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई कुवैत और बहरीन फिर से लिखा हुआ है। तो याद करने का चीज़ नहीं था, कॉमन सेंस का था, वहाँ पर आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ओरमझा, मंदार, हेहल, नगरी, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नगरी जो जगह है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास 600 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। यह पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदियों में से एक है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्यों में बहती है। अगला सवाल है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से कौन सी नदी से मिलती है? आमू दरिया, काबुल नदी,
हेलमंद नदी उपरोक्त में से एक से अधिक अटक के समीप में पूछ रहा है किससे मिल जाती है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात काबुल नदी से यह मिल जाती है। काबुल नदी पाकिस्तान के अटक के पास सिंधु नदी मिलती है। यह पूर्व अफगानिस्तान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी मानी जाती है। निम्न से कौन सा 1973 में शुरू किया गया विश्व का सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है, तो 1973 में कौन सा शुरू हुआ था भाई, तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हुआ था। उस दौरान मोदी जी बांदीपुर टाइगर रिजर्व गए थे कर्नाटक में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्षोभ मंडल के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये तो सबसे निचला परत है भाई। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हो तो तापमान कम होता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 का, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं और इसमें जब आप नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हैं तो तापमान बहुत ही तेज़ी गति से गिरता है और यह सबसे निचला परत माना जाता है। इसको याद रख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और एवरेज ऊंचाई अगर लेंगे तो 13 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, प्रशांत महासागर, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जो दक्षिणी महाद्वीप जो अलग हुआ उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया नामक एक महाद्वीप अस्तित्व में आया था। यह महाद्वीप पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। पैंजिया के विभाजन के फलस्वरूप दो बड़े महाद्वीप लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा गया, तो इसको याद रख सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक महाद्वीप के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप के निकट स्थित है। ये पूछ रहा है कौन सा इनमें से स्थित है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा। आर्कटिक हो गया उत्तर का, अंटार्कटिक हो गया दक्षिण का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है। म्यांमार से मिलने वाले राज्यों को पूछ रहा है कौन से हैं इसमें से भाई, तो असम जहाँ पर भी दिख जाए तो असम को पहले ही हटा दीजिए, तो बी तो हो नहीं सकता। त्रिपुरा दिख रहा है तो त्रिपुरा भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना गुरु, कैसे हो सकता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में, बहुत सारे सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक ना। कॉमन सेंस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है और जो पहला इंस्टिंक्ट में आंसर निकल रहा है ना, अक्सर वही सही होता है। ये कुछ अंत समय के लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं। जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ऑप्शन आ रहा है आपको दिख रहा है, पहले प्रथम दृष्टिया जो आपको आंसर लग जाता है वही होता है सही, फिर आप उस पर ज़्यादा सोच करके उसको बिगाड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। कई सारे बच्चे आंसर निकालते कुछ और, लेकिन जब बबल भरने बैठते हैं तो उस दौरान पता नहीं क्या दिमाग में आता है, कुछ और भर के आ जाते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचिएगा जो आपको बार बार प्रीलियम से बाहर कर देता है। ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा एग्जाम में। अगला देखिए क्या है, निम्न से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। देखिए ये सवाल 68 में पूछा गया, अभी हमने ऊपर 69 में सेम सवाल हल किया है। इसका भी वही आंसर है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका आंसर डी हो जाएगा। सेम सवाल हमने ऊपर भी हल किया है, एक ही सवाल 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक फैला हुआ है, पूछा जा रहा है। इंडिया का टेरिटोरियल लिमिटेड एक्सटेंडेड कितना किलोमीटर तक है, तो ये 12 समुद्री मील तक होता है। 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर पर होता है। 1982 में आयोजित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार किसी भी देश की आधार रेखा से, बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी उस देश की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत निम्न से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी नदी घाटी, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों ही कोयला से समृद्ध हैं। दामोदर, सोन और महानदी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र
कोयले के लिए जाने जाते हैं, ये तीनों ही नदियाँ कोयले के दृष्टिकोण से समृद्ध क्षेत्र है। ये हुआ कठिन सवाल एग्जाम में, यह बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता अगर आपको बेसिक चीज़ें ना पता हो तो, है ना। तो ये हुआ, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें दामोदर नदी घाटी देखते ही बहुत सारे बच्चे आंसर मार देंगे। महानदी जैसे ही देखेंगे लगेगा उनको उड़ीसा में तो बहुत सारे कोयले का, उसको आंसर मार देंगे। लेकिन यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस को हमें देखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में 97% कोयला इन्हीं तीनों नदी घाटियों में पाए जाते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्मियों के अंत में प्री मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इन्हें इस नाम से जाना जाता है। गर्मी किसको कहा जाता है बंधुओं? तो दरअसल मार्च के से लेकर के और जून से पहले का जो समय होता है उसको ग्रीष्म कहा जाता है। जून से लेकर के सितंबर तक का जो होता है इसको वर्षा ऋतु कहा जाता है। और वर्षा ऋतु के बाद से अभी से लेकर के नवंबर तक का जो मौसम होगा, सितंबर बीतने के बाद अक्टूबर नवंबर, दरअसल में ये शरद ऋतु टाइप का होता है। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंड होती है। दिन में गर्मी होती है, रात सुहावना होता है, क्योंकि आकाश में बादल नहीं होते हैं। बादल नहीं होने के कारण से रात में हल्की ठंड लगती है और ओस गिरती है। उसके बाद से फिर सर्दी की ऋतु आती है, जिसको ठंड का मौसम हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद फिर बसंत आता है। तो पूछ रहा है कि गर्मियों के अंत में प्री मानसून वर्षा जो होती है, प्री मानसून मानसून से पहले जो वर्षा होती है, जिसमें क्या लक्षण होते हैं उसके? तो तेज आंधी, तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। ये लक्षण याद रखना होता है, पूछता है या एग्जाम में। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इन्हें इस नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है भाई? मैंगो शॉवर इनको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आम की बारिश या आम्र वर्षा प्री मानसून बारिश के नाम से कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में होती है। उन्हें मैंगो शॉवर कहा जाता है क्योंकि वो आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। वायुमंडल गर्म क्यों होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन? बिल्कुल भी नहीं। देखिए सन है, सूर्य एनर्जी का स्रोत है, तो यहाँ से शॉर्ट वेव निकलते हैं। शॉर्ट वेव निकलते हैं, शॉर्ट वेव जो बहुत ज़्यादा अधिक एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं। वही जब पृथ्वी को गर्म कर देते हैं, तो अब पृथ्वी जब सूर्यास्त के पश्चात से, क्योंकि पृथ्वी एनर्जी का स्रोत तो नहीं है, तो लॉन्ग वेव एनर्जी छोड़ना शुरू करता है। जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसके कारण से पृथ्वी गर्म रहती है। तो वायुमंडल क्या करते हैं? इन लॉन्ग वेव को रोक लेता है, जिससे एक चादर के नुमा काम करता है यह वायुमंडल, जिसके कारण से पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म होती है न तो ज़्यादा ठंडी ही होती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन खराब होता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी दिन में 50 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर को सहता और रात को माइनस में टेम्परेचर जा सकता है। तो इसी के कारण से ये वायुमंडल जो है हमें गर्मी पहुंचाता है, जिसके कारण से जीवन संभव हो पाया है। तो ये किसके कारण से होता है भाई? तो लॉन्ग वेव स्थलीय विकिरण के कारण से, लॉन्ग वेव स्थलीय विकिरण के कारण से पृथ्वी गर्म रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सार्गेसो सागर किसका भाग है? तो दरअसल सार्गेसो सागर जो है ना, अटलांटिक महासागर, इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर तो यहाँ पर स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का भाग है, उसमें भी उत्तरी अटलांटिक का। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी क्या खासियत है? यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक लंबी समुद्र में घास भी पाई जाती है। यहाँ पर कई सारे जलधाराओं के कारण से यहाँ पर जल घूमते रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर सैलिनिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर की विशेषता है, जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच बहने वाली शांत व स्थिर जलधाराओं का एक क्षेत्र है। इस समुद्र में जड़ रहित मोटी घास तैरती रहती है। अभी मैंने आपको बताया, जिसे क्या कहा जाता है? सारगासुम कहा जाता है, उसको सारगासुम कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, जिसके कारण इस क्षेत्र को सार्गेसो सागर भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको मैकमोहन लाइन हम लोग कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं इसको। अगला क्या है सवाल कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? राजस्थान में क्यों कम वर्षाएं होती है भाई? ऑप्शंस को पढ़िए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, बहुत गर्मी होती है, ये कोई कारण नहीं है। बिहार में भी बहुत गर्मी पड़ती है। पानी उपलब्ध नहीं इसलिए हवाएं शुष्क रहती, ये भी कारण नहीं है, क्योंकि मानसून अपने साथ ड्राई हवाएं लाती, आर्द्र सहित हवाएं लाती हैं। हवाएं किसी भी अवरोध का सामना नहीं करती, जिसके कारण से हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान हो सके। मानसून इस क्षेत्र तक पहुंचने में विफल रहता है, तो ये भी नहीं होगा। मानसून तो सभी जगह पर पहुंचता है। तो दरअसल में अगर राजस्थान के पश्चिम में, दरअसल में ये भारत है, ये राजस्थान के पश्चिम में एक कोई पहाड़ी रहती ना, तो
तो मानसून की हवाएं यहाँ पर जाती, टकराती और बारिश करवा देती। लेकिन यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है, एक आरावली है जो घिस घिस के बहुत कमज़ोर हो गई है, और वो आरावली मानसून को कमज़ोर ही करती है, राजस्थान तक पहुँचने से रोकती ही है कुछ हद तक। तो जो मानसून वहाँ पहुँचती भी है उसको वहाँ पर कोई अवरोध नहीं मिलता है कि वो वहाँ पर बारिश करवाए, इसलिए बादल वहाँ पर पहुँचती है और बादल बह करके चली जाती पाकिस्तान के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर कोई अवरोध नहीं है जिसके कारण से बादल ऊपर उठे और ऊपर उठने के पश्चात से बारिश करवाए, संघनन होकर के वर्षा हो, ऐसा कोई वहाँ पर अवरोध नहीं है। इसके कारण से वहाँ पर मानसूनी वर्षाएँ नहीं हो पाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि करेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दरअसल में करेवा जो होते हैं ये ग्लेशियर जब पिघल जाते तो उसके नीचे जो मिट्टी रह जाती है उसी से करेवा का निर्माण होता है। तो करेवा जो होता है मुख्य रूप से केसर की खेती के लिए, सैफरॉन की खेती के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्या है करेवा, प्लियोप्लिस्टोसिन युग के ग्लेशियो, प्लूवियन, लैक्टिस और एओलिसिस लोएस है। लोएस का मैदान आपने पढ़ा होगा। इन निक्षेपों पर केसर की विश्व प्रसिद्ध किस्म, जिसे स्थानीय रूप से जाफरान के नाम से जाना जाता है, की खेती होती है। करेवा बादाम, अखरोट, सेब के बागानों की खेती में मदद करता है, लेकिन करेवा मुख्य रूप से केसर के लिए और बादाम के लिए जाना जाता है। करेवा मिट्टी सबसे ज़्यादा दुनिया में ईरान में देखने को हमें मिलता है, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा जो बादाम होता है, बादाम वो ईरानी गिल्ली होता है। ईरान के बादाम को सबसे ज़्यादा कीमत भी मिलता है मार्केट में उसका, और सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी जो भी बादाम आप खाते, कैलिफोर्निया और ये वो सो कश्मीरी बादाम, ये सब मूंगफली होते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो बकवास होता है। ईरान का बादाम ही मुख्य रूप से असली बादाम होता है, बाकी सभी बादाम झूठे बादाम होते हैं, सच का नहीं होता है। वैसे ब्रांड तो कैलिफोर्निया नाम से पता नहीं क्या क्या बिकता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। कभी जाइएगा पुरानी दिल्ली मार्केट में, वहाँ पर आपको दिखाएंगे ईरानी बादाम। अगला सवाल पर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। एक सेकेंड, हाँ, 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय सभी जीव के लिए साझा भविष्य का निर्माण है। प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। और अगले सवाल पर चलते, इसमें कुछ था नहीं ऐसा कि बताऊँ मैं, 2022 का करंट है तो वो भी अपने काम का नहीं है। निम्नलिखित में किस स्थान पर समाचार पत्र मुद्रण कागज उद्योग स्थित है? कहाँ पर है भाई? तो यह नेपानगर में है। नेपानगर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है। भारत में पहली कोयला खदान कहाँ पर खोदी गई थी? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? यह रानीगंज में था। इसका आंसर ए हो जाएगा। रानीगंज क्षेत्र भारत का पहला कोयला क्षेत्र है। यहाँ 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोयला खनन शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी है? तो ये आपको पता ही होगा, ये भील है सबसे बड़ी। इसका आंसर बी हो जाएगा। भील भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% हिस्सा है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी में पाई जाती हैं। गोंड दूसरा सबसे बड़ा और संथाल तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, और यह सब डोमिनेंट आदिवासी समुदाय हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। सौरमंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड कौन सा है? बृहस्पति, शनि, सूर्य या पृथ्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य खुद है। सूर्य सौरमंडल का परिवार का मुखिया है, क्योंकि एनर्जी का स्रोत वही है। एक ग्रह कौन सा ऐसा है जिसके पास अपना एनर्जी का स्रोत है? एक ग्रह कौन सा ऐसा है जिसके पास अपना एनर्जी का स्रोत है? और आपको एक चीज़ बता दूं, इसी 4 में से एक ऑप्शन में है वो। ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी तो होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना एनर्जी का स्रोत नहीं है। हमारा एनर्जी का स्रोत सूर्य है। एक ग्रह कौन सा ऐसा है जिसके पास अपना एनर्जी का स्रोत है? बताइएगा मुझे सर्च करके। अगले सवाल पर चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकल और फेरम, है ना। नीफे कहा जाता है ना। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाहरी कोर निकल, लोहा और पिघली हुई चट्टान से बना है, मतलब निकल और लोहा हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किसके क्षरण की भौगोलिक चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? निम्न में से किसने क्षरण के भौगोलिक चक्र, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन की अवधारणा को प्रतिपादित किया? WM डेविस ने, SW वुलरीज ने, कोबर ने, A होम्स ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। जिसके तहत इन्होंने कहा 1899 में भौगोलिक चक्र की अवधारणा दी थी, जिसे क्षरण चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस गोलार्ध में गर्जनशील चालीसा भी इसको कहा जाता है
उग्र पचासा चीखता साठा का दशक चल रहा है, मतलब कि इस प्रकार के हवाएं चलती है वहाँ पर। ये गूगल ट्रांसलेट का एरर है भाई, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते तो इस प्रकार का एरर आता है। क्या है, गर्जनशील चालीसा, उग्र पचासा, चीखता साठा इसको कहा जाता है। और ये उग्र हवाएं होती हैं क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल मंडल का अभाव है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल मंडल का अभाव है, जिसके कारण से हवाएं बहुत तेजी गति से और उग्र रूप से चलती हैं। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में देखने को हमें मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पट्टी सीमा परियोजना निम्न से किस नदी के एकीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा और गोदावरी। और ये परियोजना जो है 1 वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया था। 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो पोलावरम दाहिनी नगर के माध्यम से गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती है। और इसको 1 वर्ष के बहुत कम समय में पूरा किया गया था। और सिंचाई के लिए यह नदी जोड़ने वाली भारत की पहली परियोजनाओं में से एक है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो दरअसल में ये झरिया का इलाका है झारखंड में, जहाँ पर भूमिगत कोयला जो है जल रहा है। बिल्कुल ही उसका दृश्य देखिए कभी यूट्यूब पर सर्च करके। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्न से कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों के तीनों पता है कहाँ से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से निकलती है। भारत का यह सबसे समृद्ध खनिज और संसाधन के दृष्टिकोण से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वैसे कभी आपने सोचा है जो जगह भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा से समृद्ध हैं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो सबसे गरीब इलाकों में आते हैं, सबसे पिछड़े इलाकों में आते हैं। जो जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा संपन्न है, अफ्रीका। दुनिया में आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें ज़रूर निश्चित रूप से अफ्रीका से कुछ कच्चा माल आया तब जाके वो फ़ोन तैयार हुआ है। वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों? किसी को कारण पता हो तो ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? अपने देश का आज़ाद हुए भी इतने वर्ष हो गए, क्यों हो ऐसा कि छोटा नागपुर का पठार हो या फिर झरिया का इलाका हो, झारखंड चले जाइए, या फिर उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर भी खनिज संसाधन पाए जा रहे हैं वो सब के सब क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? अगले सवाल पर चलते हैं। भूगणित विज्ञान वह विज्ञान है जो निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो पृथ्वी के आयाम का मापन से। इसका आंसर बी हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ अर्थ डायमेंशन। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दरअसल में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी भूभाग आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया नाम दिया गया था। हालांकि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और एक्सप्लेन बाद में इसको किया गया। इसका याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित कौन सा कथन एस्कर्स और ड्रमलिन से संबंधित? ये कठिन सवाल था जो पूछा गया था। एस्कर्स बुरी तरह से बिछी हुई बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन का निर्माण अधिकतर शिलाखंडों और मिट्टी से होता है। अंडों की टोकरी का स्थलाकृति एस्कर्स वाले इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर जो होते हैं ग्लेशियर धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर था 1, 2, 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और इसका आंसर ड्रमलिन्स जो होते हैं ना, ड्रमलिन्स, उनका आकार होता है अंडों की टोकरी के आकार का। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या है दरअसल में? तो ये हिमनदों के द्वारा बनी अलग अलग आकृतियां हैं। जिस प्रकार से रेत के द्वारा अलग अलग आकृतियां बनती है, जल के द्वारा अलग अलग आकृतियां बनती हैं, उसी प्रकार से हिमनदों के द्वारा अलग अलग आकृतियां बनती हैं। उनसे सवाल पूछा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो यह सुमात्रा के समानांतर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है, गहरा बिंदु है यह। निम्नलिखित तुलनाओं के आधार पर हिमालय नदी की तुलना प्रायद्वीपीय नदी से करें। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 3, और हिमालय नदी की तुलना प्रायद्वीपीय नदी से करना है। अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक तीव्र है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने
मार्ग में अधिक कटाव करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहला दूसरा तो सही है, प्रायद्वीपीय नदियाँ कटाव नहीं करती हैं क्योंकि उनका मार्ग स्थिर बना हुआ है। इसका आंसर 1 और 2 तो सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और तीसरा को अगर हम एलिमिनेट करते तो आसानी से हमारा आंसर निकल करके आ जाता। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल का क्या परिणाम होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। परिणाम होता है किस चीज़ का? तो पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप यह उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल जिसे कहा जाता है। निम्न से किस देश की स्थल सीमा मृत सागर से नहीं लगती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेड सी का मैंने आपको मैपिंग भी करवाया हुआ है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लेबनान की सीमा नहीं लगती क्योंकि लेबनान इजराइल के पश्चिम में यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए डेड सी तो यहाँ पर है, इससे सीमा इसकी लग ही नहीं सकती। फिलिस्तीन, जॉर्डन एंड इजराइल की सीमा यहाँ से लगती है, जॉर्डन नदी इसके उत्तर से आकर के मिलती है। ये सारा कुछ मैंने बताया है। वेस्ट बैंक का फिलिस्तीन का इलाका यहीं पर है, गजा पट्टी यहाँ पर स्थित है। इल्मेनाइट जो भारतीय तटरेखा पर व्यापक रूप से वितरित है एक खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइटेनियम का बी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल तक करेंगे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जितने बचेंगे सभी को कर लेंगे। गंगा के मैदान को इस प्रकार से वर्णित किया गया है, तो जियो सिंक्लाइन इसको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही मतलब कि एक बहुत बड़ा गर्त है जिसमें क्या है भाई? जिसमें मिट्टी भरी गई है, गाद समय के साथ भरी गई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस में हमने कम से कम 100-200 फैक्ट को रिवाइज किया है बंधुओं, एक बार और इसको कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सवाल बचे हैं उन सभी को हम लोग एक साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।